हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। बढ़िया हो? चलो, तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बता दिया था। आज जो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं बेटा, क्या? एटॉमिक मॉडल। अच्छा, जब एटॉमिक मॉडल को आगे कंटिन्यू करूंगा तो उस मॉडल पढ़ाने के दरमियान कुछ कुछ आपको फिजिक्स के भी टर्म आ सकते हैं, ठीक है? तो वो सब फिजिक्स वाले जो टर्म आएंगे ना, ठीक है? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लो ना कि 75% एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो फिजिक्स का ही पार्ट है। केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना उसमें 75% पार्ट फिजिक्स का ही पार्ट है। वो आप क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है? फिर से लेकिन पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हमें भी पढ़ाना, ठीक है? तो मैं आज क्या बात करूंगा बेटा, क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एटॉमिक मॉडल, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है क्या, ठीक है? आज मैं एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? उस एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करूंगा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या एक्सप्लेन करूंगा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है? समझ में आ रहा? प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन मॉडल क्या है? मॉडल समझिए, देखिए। कहता क्या, एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है? यानी ये समझ लो, ये स्फीयर जो दिखा रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। देख लो, ये जो मैं दिखा रहा हूं वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और इसके बीच बीच में क्या है? निगेटिव चार्ज, यानी क्या? इलेक्ट्रॉन है, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एम्बेडेड का मतलब क्या? फंसा हुआ, बोलिए इसके अंदर, ठीक है? इसके बीच में क्या, बीच बीच में क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो इसको डिफाइन करें। अच्छा, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? अरे यार, तारबूज देखो ना, तारबूज, यही तारबूज है ना, इसके बीच में जो दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, वो समझ लो तारबूज का क्या है? बीज है, ठीक है? तो इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, इसकी जो पॉइंट्स है वो लिखा देते हैं। क्या? एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम कंसिस्ट ऑफ क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है? समझ में आया? और जब इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आइडिया दिया तो ये भी बात बताया कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है? इन्होंने ये भी आइडिया दिया कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। ये जरूर बोला कि एटम न्यूट्रल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव है और नेगेटिव है, सिर्फ ये बात उन्होंने बताया, ठीक है? यानी ये भी बताया कि एटम इज क्या? न्यूट्रल, ठीक है? इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया, ठीक है? तो ये दो इसके पोस्टुलेट्स हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के, जो कि मैंने आपको बता दिया। थॉमसन मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन बोलते हैं, जो कि एक बकवास मॉडल है, फालतू मॉडल है। क्यों फालतू मॉडल है? क्योंकि देयर इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस अबाउट थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। वो आया, सूत उठ के आया और एक बोल दिया ऐसे ऐसे होता है एटम। ये तो बकवास वाली बात हो गई ना, कि तुम सूत उठ के आए और कोई कुछ बोल दिए जो मन में आए, ठीक है? तो इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है ना। तो इसकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक बोले, ठीक है? इसकी लिमिटेशन जो बोले, इसकी लिमिटेशन जो है क्या है बेटा, ठीक है? इसकी लिमिटेशन जो है क्या? पहला,
नो प्रैक्टिकल एविडेंस, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, नो प्रैक्टिकल एविडेंस, नो प्रैक्टिकल एविडेंस, ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है बेटा, ठीक है, ये मनमानी है, इसका कोई प्रूफ है ही नहीं, ठीक है, थॉमसन मॉडल का। और क्या बताओ दूसरा पॉइंट, ठीक है, हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके कैसे रखता है, इसके बारे में भी उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया, ठीक है, हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स नेगेटिव चार्ज इन एटम, ठीक है, यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कैसे पकड़ के रखता है, इसके बारे में भी उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। कोई डाउट? सबको इतना क्लियर हुआ? बोलो भाई। तब अगला मॉडल स्टार्ट करेंगे, कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताएंगे। इतना में किसी को डाउट? बोलो भाई, अरे बोलो, अरे जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अरे बोलो भाई, नहीं ना डाउट? चलो तो आगे मॉडल बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए अब जो बात करेंगे क्या बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, या अल्फा स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल भी हम बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो देखना, समझना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या बताने वाला हूं बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, या क्या बोलेंगे, अल्फा स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब चीजों को समझिए, इंपॉर्टेंट है। पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई के बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोल रहे हैं? डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बोलो सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? ये डबल आयोनाइज अबरी कहां से आ गया? ठीक है, मैं बताता हूं, समझिएगा और सुनिएगा। डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई का मीनिंग समझिएगा, ठीक है। देखिए, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में बात करें तो, और सेल में क्या रहता है? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। अब बताओ, यदि 2 इलेक्ट्रॉन तुम बाहर कर लिए तो सिर्फ क्या बचा? अरे क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस बचा, ठीक है। इसी कारण हम बोलते हैं ना, अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, यही अल्फा पार्टिकल, देख लो, डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, यानी क्या? हीलियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचा? हीलियम का न्यूक्लियस बचा, और उसके पास चार्ज कितना बचा? मतलब चार्ज कितना जनरेट हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के निकालने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बारे में एक बात और बता दूं, यही अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यदि चार्ज की बात करें तो 2 यूनिट का चार्ज है, ठीक है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो, ठीक है, वो अलग बात है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा? 2e के बराबर होगा। चलिए, और मास कितना होगा? बोलो, 4 AMU। अरे 4 यूनिट का मास है ना, यानी 4 AMU, ठीक है। चलो, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई है बेटा, उस पर चार्ज कितना? 2 यूनिट का, मास कितना? 4 यूनिट का, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे कोई डाउट है? बोलो। तो अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को अब एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट समझिएगा, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल का जनरेशन कैसे होता है? अल्फा पार्टिकल कैसे तैयार करते हैं आप? तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या होता है? डीके होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है? डीके करता है, यानी डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, टूटता है, अपने आप टूटता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करता है।
और उसी से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का जनरेशन होता है। ठीक है, तो हम एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिए हैं, ठीक है, या बोलो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिए हैं। ध्यान दीजिएगा फोटो, हमने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इससे क्या निकलेगा बेटा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, चलो बाद में निकालेंगे, पहले आप देखो पूरा फोटो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक स्लिट लगाते हैं हम, ठीक है, स्लिट है, ठीक है, स्लिट भी क्या है, ये होल दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल ये सब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब समझिए, यहां पे हम क्या लगा के रखते हैं, गोल्ड फॉइल लगा के रखते हैं, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो क्या। यहां पे हम गोल्ड फॉइल लगा के रखे, ठीक है, क्या लगा के हमने रखा है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। इससे क्या होगा, आया यहां पे अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पे हम एक सर्कुलर स्क्रीन लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। इस स्क्रीन में क्या है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है। किसका कोटिंग किया हुआ है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है। देखिए अंदर में कोटिंग कर रहे हैं जिंक सल्फाइड का, ठीक है। ये जो कोटिंग है वो किसका है बेटा, जिंक सल्फाइड का कोटिंग है। पता है क्यों लगाते हैं, ठीक है, समझ में आता है ना। अरे बताया था ना, जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेंट मटेरियल है, ठीक है, उस पर कोई जाकर रे गिरेगा तो क्या करेगा, वो चमकेगा, ठीक है। चलो क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में निकल गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन में निकल गया, देखिए स्ट्रेट लाइन में निकल गया, ठीक है। और कुछ फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सम एंगल से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। चलो बस फोटो समझना, कलाकारी बहुत ज्यादा नहीं करना, ठीक है। और वेरी फ्यू नंबर ऑफ, ठीक है, यानी बहुत वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रिबॉन्स बैक, यानी 20,000 यदि पार्टिकल भेजोगे ना, तो एक पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल यदि भेजे होंगे तो उसमें एक पार्टिकल रिबॉन्स बैक करता है, रिबॉन्स करता है, यानी क्या, वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबॉन्स, ठीक है। चलिए समझ में आया, ये क्या है बेटा, थीन गोल्ड फॉइल है, थीन गोल्ड फॉइल है, ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं स्लिट, स्लिट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव सोर्स है क्या, ये जा क्या रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसकी, अरे जितना रेप बना के दिखाना दिखा दो ना, क्या तकलीफ है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं, समझिए। किसको मैं दूसरी भाषा में समझाता हूं, देखो 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 देखो, ठीक है, ये एटम में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या बोले, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बेटा, सीधा सीधा निकल गया। देख लो क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल गया, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गया, ठीक है। और देखिए ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोलो। और क्या बोले, few number of alpha particle deflected through some angle, ठीक है, few number of alpha particle deflected through some angle and very few number of alpha particle rebounds back,
ठीक है, देखिए कुछ डिफ्लेक्शन भी कराते हैं, चलिए देखिए। ठीक है, फोटो देखिए अच्छा से। ठीक है, अच्छा एक बात देखो तो, अच्छा और जो एकदम न्यूक्लियस के सामने से आएगा देखो, वो क्या कर जाएगा, जो न्यूक्लियस के एकदम सामने से आएगा वो रिबॉन्स कर जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, रिबॉन्स बैक। मात्र एक पार्टिकल हमने क्या किया, रिबॉन्स बैक कराया। और कितना में एक पार्टिकल, 20,000 यदि अल्फा पार्टिकल जाएगा ना तो एक पार्टिकल रिबॉन्स बैक करता है। ठीक है, समझ में सबको आया क्या? पहला बात, ठीक है, सबको समझ में आया क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, पार कर जा रहा है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बोलो दूसरा पॉइंट क्या है, क्या कि वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल एंड वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबॉन्स बैक। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा लिए, अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, और जब ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, कंक्लूजन बताएंगे आपको। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन तो 3 पॉइंट बोल ही रहा हूं, क्या लिखो। ठीक है, चलो लिख दो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखो। अरे चाहो तो तुम खुद से भी लिख सकते हो बेटा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लिखो ऑब्जर्वेशन क्या बेटा, चलो मैं चौक ले लेता हूं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया, ठीक है, पहला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, passes through, most of the alpha particle passes through without any deflection, through without any deflection, any deflection। ठीक है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसमें। चलिए दूसरा पॉइंट क्या, फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल या फ्यू अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, डेविएटेड विथ स्मॉल एंगल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिबॉन्स और 1 in 20,000 यानी 20,000 में एक पार्टिकल मात्र रिबॉन्स किया है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोले, मोस्ट पार्टिकल क्या कर गया, पास कर गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ पार्टिकल में क्या हुआ, डेविएशन हुआ सम स्मॉल एंगल से, विथ स्मॉल एंगल, ठीक है, विथ सम स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएशन हुआ उसमें। ठीक है, और फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबॉन्स हो गया। ये आप पढ़े हो के लोअर क्लास में। ठीक है, ये रहा ऑब्जर्वेशन। अब कंक्लूजन लिखते हैं, देखिए कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं, देखिए। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि बेटा जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गया, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का ऑलमोस्ट जगह जो क्या है, खाली है। ठीक है, यही ना निकल के आया, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज क्या, एम्प्टी। ऑब्जर्वेशन, चलो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन आया बेटा, पहला
ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब एक बात देखा आपने कि वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंस बैक आया। इसका मतलब क्या है? आखिर अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंस बैक क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मतलब ठीक है, किससे जाके टकराया होगा? पॉजिटिव से जाके टकराया होगा, तब ना रिबाउंस बैक किया होगा। इसका मतलब मेरा क्या कंक्लूजन निकला कि एटम के सेंटर में एक हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि रिबाउंस बैक किया तो हमको समझ में आया कि रिबाउंस तभी ना मारेगा जब सेम चार्ज होगा, तभी ना रिपल्सन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि एटम के सेंटर में एक हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? हाईली डेंस्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हाईली डेंस्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज प्रेजेंट, हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट in the center of atom, in the center of atom, ठीक है, in the center of atom it's called क्या? न्यूक्लियस। it's called क्या बेटा? न्यूक्लियस। समझ में आया? इतना बोलो, और इतना में किसी को डाउट बोलो। ठीक है, एटम का मोस्ट पार्ट क्या है? एम्प्टी है। दूसरा पॉइंट क्या निकल गया? हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट क्या? इन द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड, इन सेंटर ऑफ एन एटम लिख देता हूं। ठीक है, इज कॉल्ड क्या? न्यूक्लियस। इतना में कोई डाउट है पूछो, इतना में कोई डाउट है पूछो भाई। ठीक है, इतना में किसी को डाउट है पूछो, कुछ भी डाउट है, छोटा भी डाउट है पूछ लो। अभी हम आधा सेकंड के लिए रुकेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है पूछो, इतना में किसी को डाउट है, छोटा भी डाउट है पूछो। ठीक है, आपको मैं पहले बोल चुका हूं कि छोटा भी डाउट रहे व्हाट्सअप करो। ठीक है, को छोटा भी डाउट रहे व्हाट्सअप करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया ना? चलो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, ठीक है, अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस विथ हाई स्पीड एंड, ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, देख लो, अच्छा सा टर्म को पढ़ो, कोई डाउट है पूछो। ठीक है, एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस लिख देता हूं, एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन्स घूमता है किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों, हाई स्पीड से और डिफरेंट डिस्टेंस पे, यानी न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, क्या कर रहा है? डिफरेंट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बस इतना ही पॉइंट बोला, ये नहीं बोला, बस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कैसे घूम रहा है इसके बारे में बस नहीं बोला, बस खाली ये बोला, यानी क्या? देखिए क्या से बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किस पाथ में घूम रहा है ये उन्होंने नहीं बोला है, बस कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है डिफरेंट डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों। ठीक है, बस यही बोला सिर्फ। और कैसा पाथ में घूम रहा है उन्होंने नहीं बोला, बस चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो चारों ओर घूम रहा है, लेकिन किस प्रकार के पाथ में घूम रहा है उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है जरूर डिफरेंट डिस्टेंस पे, लेकिन किस पाथ में घूम रहा है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो आया वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो और पॉइंट सुनो। ध्यान दो,
समझना। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, देखिए आपको क्या दिखा, अभी अभी एक फोटो बनाए थे इस तरह का, देखिएगा एक फोटो मैंने बनाया था अभी अभी, ठीक है, उसको थोड़ा गौर से देखिए आप। देखिए आप समझिएगा, ठीक है। देखिए तो ये θ1, देखिए ये θ2, अब बोलो θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा? θ2 बड़ा, ठीक है, θ2 बड़ा, समझिएगा। θ1 और θ2 में यदि बड़ा की बात करें तो θ2 बड़ा। वैसे जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा जब रिबॉन्स किया होगा उस समय थीटा कितना, 180 डिग्री। अरे यार देखना, θ1, देखिए ये θ1 है बेटा, ये θ1 है, ये वाला θ1 है, ये वाला θ1 है, और देखिए समझिएगा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला एंगल जो नीचे वाला लिए हैं वो कितना है, θ2 है। नीचे वाला जो लिए हैं बेटा एंगल वो कितना है, θ2 है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, देखो ये θ1 है, इसका θ2 है, ठीक है। जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि थीटा बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए आप 180 पे आ गए, तो पार्टिकल क्या कर जाएगा, रिबॉन्स कर जाएगा, और रिबॉन्स करने वाला पार्टिकल की संख्या बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी थीटा और नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड में क्या रिलेशन है, यानी जितना, देखिए 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 समझिए, थीटा और नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी थीटा जितना बड़ा होगा उतना कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए ना, देख रहे हैं 180 डिग्री पर मात्र एक ही पार्टिकल तो रिबॉन्स बैक किया है, यानी थीटा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड क्या होगा, कम होगा। यानी हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा, एक रिलेशन होता है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा बाई 2, याद रखना इस फार्मूला को, ठीक है। n इक्वल टू 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। जैसे क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ना, कह रहा है कि जब मेरा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिफ्लेक्टेड हुआ है वो 110 पार्टिकल है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड कितना हुआ, 110। n क्या, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो जब मेरा थीटा 90 डिग्री होगा तो कितना पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? अरे समझ में आया तो लगा फार्मूला, देखो पहला 110 पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा कितना 60/2, यानी कितना 30 डिग्री। अरे बोलो, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करोगे, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, n निकालना, देखो ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन का पावर 4 θ/2, थीटा कितना 90/2। देख लो भाई, समझ में आया? बोलो। चलो सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए तो क्या आया बेटा, 110 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, ठीक है 1 बाई साइन का पावर, यानी साइन 30 का पावर कितना 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना आप ऐसे। फिर n 1 बाई साइन 45 का पावर कितना 4, और साइन 30 का मान भी जानते हैं 1/2, साइन 45 का मान भी जानते हैं 1/√2। चलो रखते हैं 110 बटा n इक्वल टू, और दोनों को डिवाइड कर दिए, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्या आ जाएगा देखो 1 बाई, अच्छा डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, क्या आ जाएगा साइन 45 का पावर 4, अब भाई क्या साइन 30 का पावर 4। अब दोनों की वैल्यू रख देना, n की वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया?
अरे बोलो समझ में आया? ठीक है, यानी आपको एक थीटा, किसी पार्टिकुलर थीटा पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड दिया रहेगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि मेरा जब एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है तो कितना पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है, यानी 60 डिग्री जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड 110 है। तो मेरा 90 डिग्री जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा तो उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे कितने अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया सबको? चलो आगे पॉइंट सुनो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है, क्या बता रहा हूं समझो। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक बात और बताया, ठीक है, ध्यान देना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, यानी किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो उन्होंने फार्मूला बताया R इक्वल टू R0 इंटू ए का पावर 1/3, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना तो ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। R इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू R0, R0 की वैल्यू होता है 1.33 इंटू 10 का पावर -13, ठीक है। 10 का पावर गया -13 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। R0 कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने बता दिया। ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए किसमें क्या है, पढ़े हो आप? अरे यार ए मास नंबर या एटॉमिक मास, जो बोलो आप, ठीक है। ए क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये फार्मूला लगा दोगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक और बताता हूं, ध्यान दो। यदि आपको कभी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है तो याद रखना अप्रॉक्स में वैल्यू कितना होता है, याद रखना 10 का पावर -15 मीटर। यदि कभी आपको रेडियस ऑफ एटम पूछेगा, अप्रॉक्स में सब वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, तो अप्रॉक्स में होता है 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान दो, समझो, यानी रेडियस ऑफ, ध्यान दे लिखना, एटम बाई रेडियस ऑफ क्या, न्यूक्लियस इक्वल टू क्या, देखो, ठीक है। एटम का रेडियस कितना, 10 का पावर बोलो -10, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना, 10 का पावर -15, ठीक है। ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो +15 हो जाएगा ना। यानी रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और इनटू 10 का पावर 5। रिलेशन है, देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इनटू 10 का पावर 5, यानी एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से 10 का पावर 5 टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए ना यहाँ रिलेशन, देखिए ना, एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से कितना, 10 का पावर 5 टाइम्स है। इसका मतलब एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है, ठीक है। या उल्टा सोचो कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। कोई डाउट है बोलो, अरे कोई डाउट है, नहीं ना, ठीक है। उस तरह से आप चाहो तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में रिलेशन ला सकते हो, ठीक है। ला सकते हो भाई, ला दूं, चलो ला देता हूं, चलो मैं ला देता हूं। देखो 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 देखो, वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम, अब भाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में रिलेशन लाना है। देखो क्या आ जाएगा, देखो देखो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्या, बोलो, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या, 4, अरे स्फेरिकल इन शेप है ना, तो 4/3 पाई r³ बाई 4/3 पाई r³, तो न्यूक्लियस का रेडियस का क्यूब लोगे, ये कैंसिल, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम बाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेशियो कितना, 10 का पावर 5, यानी कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो रेडियस ऑफ एटम अब भाई क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू कितना, देखो ना 10 का पावर 5,
10 का पावर 5 का क्यूब करेंगे तो कितना 10 का पावर 15। तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और इंटू 10 का पावर कितना 15। ये रिलेशन हो गया, देख लो भाई, देख लो भाई। यदि वॉल्यूम में रिलेशन लाओगे तो 10 का पावर 15 हो जाएगा। सोच लो कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना छोटा है और एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के कंपेरिजन में कितना बड़ा होता है। देखिए न्यूक्लियस के वॉल्यूम में 10 का पावर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एटम के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही क्या है, छोटा है, बहुत ही कम है। ठीक है, को डाउट है इतना हम पूछो, किसी को भी डाउट है इतना हम पूछो, छोटा भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, छोटा भी डाउट नहीं ना। अच्छा अब सुनो, अब जो हमें एक पॉइंट आपको बताना है, ठीक है, वो बताना है बेटा क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बताना है, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्या बताएंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको फिजिक्स का टर्म बताऊंगा, जैसे क्या दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या बोले, क्या बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।